प्रियंका जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं और सीधा सपाट सवाल है, अगर सही है तो ईडी की जांच से डर कैसा? क्यों उद्धव ठाकरे से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी को संजय राउत को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है? सवालों का सामना करें और अगर जो ईडी की जांच है वो नहीं ठहरेगी तो खुद ही क्लीन चिट होकर हाथ हिलाते हुए निकल जाएंगे। प्रियंका जी। अरे डरा कौन है? जो डरे वो भागकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। महाराष्ट्र में ही कुछ दिन पहले डरकर भागे हैं। और जो डटा है और सामना कर रहा है वो संजय राउत जी हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी ये सारी कार्रवाई निष्पक्ष है, आपकी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो जब उन्होंने ईडी समन्स दिए थे, जब पार्लियामेंट सेशन में था और संजय राउत जी ने रिटन रिक्वेस्ट दी थी कि पार्लियामेंट सेशन में है, उनकी ओथ टेकिंग भी होनी थी, उनके नेक्स्ट टर्म की ओथ टेकिंग होनी थी, आप मुझे कोई डिफरेंट डेट दे दीजिए, सेशन खत्म हो जाए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतनी आनन फानन में, इतनी जल्दबाजी में, इतनी हवड़ में, जल्दी में इन लोगों ने उनके 7:30 पे घर पहुंच जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर हैं, व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, उनको पहले डिटेन कर देते हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो पूछना तो सवाल इनसे चाहिए, इनको किस बात का भय था कि रातों रात इन्होंने ईडी भेजी? मैं बताती हूँ किस बात का भय था। जो राज्यपाल हैं, जो मराठियों के खिलाफ बात करते हैं, और ये पहली बार नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले जी की शादी के बारे में बात हो, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात हो, और अब मराठी मानुस के बारे में बात हो, इन्होंने उनको डिमीन करने की कोशिश की और इस वजह से ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में ईडी आ जाती है। तो ये मैं पूछना जरूर चाहूंगी कि इनको किस बात का डर हुआ कि इनको इस तरीके की हरकत करनी पड़ी? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। अभी बहुत सारे सवाल हैं प्रियंका जी, लेकिन सुधांशु जी, क्यों आनन फानन में जब सेशन चल रहा था अपने सांसद पर, ठीक है, सांसद पर इस तरह से धावा बोल दिया, ये उनका आरोप है। डरे हुए आप लोग हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं। आप लोग चाहते हैं देश में बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी बचे ही नहीं, एक एक करके विपक्षी तमाम नेताओं को आप लोग घेर रहे हैं एजेंसियों के जरिए। जवाब दीजिए। अजय जी, देखिए, जो ये कल की घटना हुई है, या ये क्या कोई आनन फानन में हुई है? अचानक अनायास हो गई है? यह प्रक्रिया तो बहुत दिनों से चल रही थी। ईडी से संजय राउत जी की पूछताछ का विषय भी चल रहा था। आप याद करिए, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जब उन्होंने ईडी के सामने आने से इस आधार पर इनकार किया था कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यस्त है। उपराष्ट्रपति का नामांकन हो गया था, अब वोटिंग है, अब उस बीच में कौन सी व्यस्तता थी? इसी के आधार पे कई बार बातचीत करने के बाद जब ईडी को यह आभास लगा, तकनीकी आधार पे लगा होगा, वो तो ईडी के लोग बेहतर बता सकते हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे थे, इसलिए फिर यह कार्रवाई हुई। और कल भी यदि आप देखें तो ईडी पहले उनसे सिर्फ बातचीत करने के लिए गई थी और देर रात में उनकी गिरफ्तारी की घोषणा हुई। तो ये कहना कि ये कुछ अनायास, अचानक, अप्रत्याशित और एकदम से कुछ ऐसा हो गया है, यह कहना उचित नहीं लगता है। जिस प्रकरण के संदर्भ में हुआ है वह वर्षों से चल रहा था और उनसे पूछताछ की प्रक्रिया भी महीनों से चल रही थी और उसमें जो उनका उत्तर था, प्रत्युत्तर था, ये सब मीडिया की नजर में पिछले कई हफ्तों से है। इसलिए यह आरोप बिल्कुल आधारहीन लगता है कि अनायास, अचानक, आनन फानन में कल कोई कार्रवाई की गई। जो प्रक्रिया हुई है वो तकनीकी दृष्टि से कानून की व्यवस्था के अनुसार। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है ईडी, इस पर जवाब नहीं आया। मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ, सवाल आपने पूछा नहीं। सुधांशु जी दे दे। सुधांशु जी ने इसका जवाब नहीं दिया था, इसका जवाब, ये तो आपका आरोप है। देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं। देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं। समस्या जानते हैं क्या है? जब इनके जमाने में जब सीबीआई पे आरोप लगा था तब भी विषय क्या था ये लोगों को ध्यान नहीं आता है। विषय कोयला घोटाला था, आरोप इन्हीं के मंत्रियों पे था, यानी तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में यही लोग थे, आज भी जांच एजेंसियों के घेरे में ये लोग हैं। तो अब ये बताएं कि सत्ता में हो या प्रतिपक्ष, चाहे कोलगेट हो, चाहे सीडब्ल्यूजी हो, चाहे 2G हो, तब भी सीबीआई और ईडी के फंदे में यही लोग थे। आज वही प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो आज भी ये है, तो अब ये आरोप लगाने का तो औचित नहीं। हम तो तब मानते कि उस जमाने में आप ये कहते कि साहब हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं था, अब अचानक आरोप आ गए। विपक्ष पे, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पे यदि देखें तो ये तमाम ऐसे मामले जो वर्षों से चल रहे हैं, हमारे सरकार में आने से पहले से चल रहे हैं। अभी ईडी के मामले पे सोनिया जी और राहुल जी को जिस कारण से
पूछताछ चल रही है, तो 2013 का मामला है, यानी इनकी सरकार के समय में हुआ है। इसलिए ये आरोप भी पूरी तरीके से आधारहीन लगता है कि जो जांच एजेंसियों को प्रभावित करने, दबाव में लेने, और आपने देखा था कांग्रेस ने तो आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी। तो ये और कुछ नहीं, केवल कानून से अपने को ऊपर समझते हुए कानूनी एजेंसियों को दबाव में लेने की एक सोची समझी रणनीतिक प्रक्रिया का अंग है। ठीक है, सुधांशु जी की बातों का जवाब दीजिएगा। दो प्रश्न मेरे हैं प्रियंका जी। एक तो आपने कहा कि उनको आनन फानन में क्यों, इससे पहले उनको कई समन भेजे गए हैं। एक समन उन्हें 27 जुलाई को भी भेजा गया था, वो इन समन्स पर पेश होने से इनकार करते रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि सांसद महोदय ही हैं, आरोप होगा तो जांच होगी। दूसरा प्रश्न, क्या आप उनके तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ईडी का आरोप है वो बैंक ट्रांजैक्शंस में लेकर आई हूं डेट के हिसाब से। अगर आप तैयार हो प्रियंका जी तो मैं आपको सुना देती हूं। 2007 में ये पात्रा चौल का काम रीडेवलपमेंट का काम, ठीक है, एक एक करके लेते हैं। उनको पहले भी समन दिए गए थे, इस पर जवाब दीजिए, फिर बैंक ट्रांजैक्शंस पे आएंगे। देखिए, एक सेकेंड, मुझे दो चीज समझ में नहीं आ रही है। एक तो उन्होंने कहा कि जब उनको ईडी समन भेजा था और उन्होंने लिख कर दिया कि पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है। देखिए, आई नो सुधांशु जी रोज पार्लियामेंट में नहीं आते, हो सकता है रजिस्टर साइन कर चले जाते हों, पर मैंने उनको ज्यादा पार्लियामेंट में देखा नहीं है। जब वो बात नहीं करते हैं या उनका जीरो आवर नहीं होता है, वो पार्लियामेंट की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो शायद उनको यही लगने लगा है कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसे ही करते होंगे कि अगर सिर्फ वीपी का चुनाव होगा तभी वोट करने जाएंगे, वीपी की प्रक्रिया होगी तभी पहुंचेंगे। ऐसे हमारे पार्टी लीडरशिप नहीं है। हम लोग सब रोज पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारा जीरो आवर हो या ना हो, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन हो या ना हो, हम लोग सब अपनी हाउस में, सदन के अंदर हम अपनी प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि सदन की कार्रवाई सिर्फ अपनी बात सुनाने की नहीं होती है ना, दूसरों की बात सुनने की भी होती है। तो क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है पूरा सेशन अटेंड करने की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं भाग रहा हूं। 27 जुलाई का आप हवाला दे रही हैं, 27 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन में नहीं है क्या? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनके अटेंडेंस पे सवाल पूछा जाता है। प्रेजेंट होते हैं तो अरे तुम यहां पर क्यों थे, मुंबई क्यों नहीं भागे? बस कह रहे हैं आप कोऑपरेट कर लीजिए। क्या हमने कोऑपरेट नहीं किया? उससे पहले जब भी समन्स आए उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। चलिए, प्रक्रिया बहुत सालों से चल रही है, 2020 से ये प्रक्रिया शुरू हुई। इसने जो टूल पकड़ा है वो टूल अभी रिसेंटली ही पकड़ा है, जब से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था वो टूटा था। अब दूसरा आंकड़ा, आप मुझे बैंक अकाउंट से पहले मैं आपको दूसरा आंकड़ा सुना दूं। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस का जवाब है कि अगर आप ईडी के जो समन्स हैं 2004 to 14 देख लें, 200 समन्स हैं, 27 गुना बड़े हैं 2014 से 2022 में। अब चलिए, बड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं देखिए हम इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा रहे हैं। तो मैंने ये भी सवाल पूछा कि इसमें से कन्विक्शन कितने हैं? 3000 से ज्यादा आपने ईडी समन्स दिए हैं, उसमें कन्विक्शन 23 लोगों के हैं। चार्जशीट जिनकी हुई है 23 लोगों के, 0.5%। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीति से प्रभावित समन्स जा रहे हैं, राजनीति से प्रभावित केसेस खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। और मैं महाराष्ट्र का ही हवाला देती हूँ। आप कह रही हैं समन्स का वो उन्होंने स्किप किया, ईडी समन्स। इनसे पूछिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन नितिन गडकरी जी ने कही थी। महाराष्ट्र की एक एमपी हैं जिन्होंने शिंदे कैंप को भी सपोर्ट दिया है, उनको तो 10 ईडी समन्स गए थे। रोज किरीट सोमैया जी एक वीडियो निकालते थे उनके खिलाफ, 10 ईडी समन्स गए थे, जो एक भी उन्होंने वहां पे पेशी नहीं दी है। उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया?